चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम जीओसी एंड जीओसी को। तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट तो होता है नेमिंग, राइट। नेमिंग मतलब आईयूपीएसी, वो हम सबको आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम देना, सिंपल नाम देना, जैसे एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 प्रॉप, ये सब चीजें तो हमने आईयूपीएसी में पढ़ा। पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ कंसेप्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, हम बात करते हैं कि कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं जिसे। तो बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है हमें पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जब भी कार्बन हाइड्रोजन आता है तो ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट या आयनिक? आयनिक, कोवलेंट, पक्का कोवलेंट। अरे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, क्या होता है, शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब गेन और लॉस हो, यहाँ पे तो शेयरिंग होता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसीलिए हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब अगर हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग से बने हैं, तो ये किस तरीके से ब्रेक हो सकते हैं? तो 2 तरीके से ये ब्रेक हो सकते हैं। एक तरीका ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया एक सिंगल बॉन्ड में। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों 50-50 पार्टनरशिप पे थे, पर एक सारा पैसा लेके भाग जाए। तो एक सारा पैसा लेके भाग जाए, इस केस में भेदभाव होगा, अलग अलग स्पीशीज बनेंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये कैसे हुआ, हेट्रोलाइसिस, इसे क्या बोलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ने ले लिए, तो पूरा एरो बनता है एक के ऊपर। तो एक नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आई? बनाना है साथ साथ तुम्हें स्पीड पे। तो इस फिजन को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन। चिराग, आवाज आ रही है? यस चिराग, अच्छा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक और तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इसमें क्या है ना, 50-50 पैसे वापस हो जाए, इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। आधा पैसा इसके ऊपर, आधा इसके ऊपर, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो दोनों के पास अगर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज बनाएंगे, एक्स डॉट एक्स डॉट। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। और इसे बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन। अब क्वेश्चन ये आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब होमोलाइटिक फिजन होना है और कब हेट्रोलाइटिक फिजन होना है? तो होमोलाइटिक फिजन तब होता है जब ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें लिखा हो एच न्यू, यूवी, लाइट। इन केसेस में होमोलाइसिस होता है। एच न्यू, यूवी, लाइट जहां लिखा हो उसमें होमोलाइसिस होगा। और अदर देन दिस बाकी सब केसेस में हेट्रोलाइसिस होगा। बाकी सब केसेस में क्या होगा, हेट्रोलाइसिस। तो होमोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, दक्ष ध्यान दें, होमोलाइसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स के बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। और दूसरा, ये जो प्लस वाली स्पीशीज है, ये इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और जो माइनस स्पीशी है उसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जो नेगेटिव वाली स्पीशी है वो न्यूक्लियोफाइल है, जो पॉजिटिव वाली स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले डॉट वाली स्पीशीज है वो क्या है, फ्री रेडिकल्स। तो इन केसेस में अगर मैं तुमसे एक बात पूछ लूं कि विच टाइप ऑफ फिजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो व्हाट विल यू से, होमोलाइटिक फिजन। अच्छा, विच फॉर्म्स इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, हेट्रोलाइट। हेट्रोलाइटिक माने एक ही सारा लेके चला गया और होमोलाइटिक माने डिवाइड हो गया। होमोलाइटिक फिजन किस कंडीशंस में होता है, एच न्यू, यूवी, लाइट और पेरोक्साइड्स जब भी देखने को मिलते हैं। बनाता है, जल्दी जल्दी बनाना है। ये बना लिया सबने, जो भी आए वो फोटो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज, ये कंडीशंस है फॉर होमोलाइसिस। होमोलाइसिस इन कंडीशंस में होता है, ठीक है। कोई डाउट आए समर्थ अभी पूछ लिएगा, ठीक है। कोई टॉपिक लगे कि छूट रहा है तो वो भी पूछ लेगा, ठीक है। पर ये आखिरी बार ही होगा क्योंकि संडे को टेस्ट दोबारा देना है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन पूरा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स, इन तीनों की डिटेल में बात करते हैं। इन तीनों को बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं, यानी रिएक्शन में पार्ट लेने वाली, कुछ बीच में बनने वाली चीजें। इंटरमीडिएट्स माने जो रिएक्शंस के दौरान बीच में बनती हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। कौन सा कैसे बनता है ये वाली बात भी याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक जोया कोई डाउट?
ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड टॉपिक इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इनकी बातें करते हैं। रिएक्टिव, हाँ फिजन के बाद, फिजन फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं। तो पहली स्पीशीज जो हमने अभी बोली थी उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम था? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स की डेफिनेशन क्या है? देखो फाइल का वर्ड होता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मींस, ऐसे लिखते नहीं हो इंस्टाग्राम पे बिब्लियोफाइल, पता होता नहीं क्या है, इंस्टाग्राम के बायो में लिख देते हो। क्या होता है बिब्लियोफाइल? बुक लवर, ठीक है, कि बुक्स पढ़ते हैं हम, लिख देते हैं। तो इसी तरीके से फाइल वर्ड मींस की लाइकिंग, है ना। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को जो लाइक करता होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता होगा वो खुद नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी। क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला खुद कितने टाइप का हो सकता है? वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वन इज इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, शांभवी, चिराग, अर्णव, आवाज आ रही है? यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप का हो सकता है? एक, पॉजिटिवली चार्ज्ड। लिखना सब कुछ है, अभी मैं लूंगा तुमसे नोट्स, दोबारा लिखना है ये सब। अर्णव लिख रहा है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अर्णव तो सो गया। पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा कौन? या तो खुद पे पॉजिटिव हो तो वो ढूंढेगा, या फिर खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो ढूंढेगा। तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज की कुछ एग्जांपल दे देते हैं। Cl वैसे तो नेगेटिव होता था, हर जगह हमने देखा है Cl नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है मौलिक, और यहाँ पे Cl प्लस भी होता है। ठीक है, ध्यान देंगे अब मौलिक। CH3 पॉजिटिव भी हो सकता है, मिथाइल कार्बोकटाइन। ऐसे वी कुड ऑल्सो हैव NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे वी कुड हैव दिस ग्रुप। सो ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के। तो ये क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में भी बहुत है और टेस्ट में भी दिए थे कि आइडेंटिफाई की कौन सा रिएजेंट है, कौन सा टाइप का रिएजेंट है। तो तुम्हें जहां पे पॉजिटिव दिखे उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में देखे थे, है ना। अच्छा, ऐसे बैक एक्सरसाइज पे भी गिवन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अगर जीओसी हाइड्रोकार्बन पे, क्योंकि थ्योरी है, न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, ये स्कोरिंग टॉपिक्स है। जिनको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद नहीं है, न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे कि तुमने ये चैप्टर 3 में 4 में पढ़ा था, AlCl3। AlCl3 को अगर तुम देखो, Al के पास अगर 3 बॉन्ड्स हो कोवलेंट, तो ये कितने, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया? क्यों रह गया आर्यन? क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6। तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली बोरॉन के कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। BF3, AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये लिख लिया? ठीक है, अब अगर हम इसी पैटर्न पे चले, मौलिक लिख लिए सब, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, इसी पैटर्न पे चले तो व्हाट विल बी न्यूक्लियोफाइल? मुझे निश्चय बताएगा न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाले। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे अनिकेत? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाले। किसको ढूंढने वाले? तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी। पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी। पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाले। तो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाले कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। पर ही क्या होगा पहला एग्जांपल? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाले खुद क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। तो या तो ये नेगेटिव चार्ज हो खुद, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होना। एग्जांपल लें इसका, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि ये नेगेटिव हैं और पॉजिटिव को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल हो सकते हैं बट ये दे कुड बी
इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच वो हैं जिनके पास लोन पेयर हो, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर। लोन पेयर माने जैसे NH3 पे एक लोन पेयर है, H2O पे 2 लोन पेयर है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। जिनके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फिजन्स? हेटेरोलाइटिक एंड गिव कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक फिजन। H nu, UV, light, peroxide. अच्छा, what are the products of heterolytic fissions? Electrophiles and nucleophile. Define electrophile. Electron seeking species. Define nucleophile. Positive charge seeking species. ठीक है. Types of electrophiles. Positively charged and electron deficient. Nucleophile के types. क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लुईस एसिड भी बोला जाता है। तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें लुईस बेस भी बोला जाता है। तो लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड सो दे आर न्यूक्लियोफाइल। यहां तक क्लियर है? अच्छा, और भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जैसे फ्री रेडिकल्स, है ना, और कार्बोकटाइन, वो एंड में आएंगे, तब एंड ऑफ द चैप्टर में उन दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीच में हमें कुछ इफेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही हम उसको समझ पाएंगे। अच्छा, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डैश, डिफरेंट डैश। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। हाँ, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होगी। और भी टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब आइसोमर्स को डिवाइड करते हैं एंड ये तो होते हैं आइसोमर्स। दे आर, ये किसकी डेफिनेशन है? आइसोमर्स की। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स का एग्जिस्ट होना इज आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हम बात करते हैं आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आइसोमर्स होते हैं वेरी डिफरेंट टाइप्स, जो हमने एक फ्लो चार्ट बनाना था, एक बार दोबारा बनाएंगे उसको। आइसोमर्स के टाइप्स हैं मेन टू। वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और सेकेंड इज कॉल्ड, नहीं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं, 4 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाली चीज को हम रिप्लेस करेंगे हर बार, है ना, डेफिनेशन बनाने के लिए। मतलब बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जगह तुम सोचो डैश है, ठीक है, उसकी जगह जो डालना है वो यहां पे लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई? हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो तुम्हें बोला कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल सबके बताऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन याद कर रहे हैं, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? स्पेशल, SPATIAL, स्पेस में वो कैसे अरेंज है एटम्स, उसका मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप
and metamerism. Chain, position, functional group isomerism and metamerism. ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. Compounds having same molecular formula but different geometrical arrangement, so that is stereoisomerism. Oh, geometrical isomerism. Compounds having same molecular formula but different rotation of plane polarized light. ये वाला है ही नहीं इस साल, but definition अगर तुम्हें लिखनी है तो लिख लो. Rotation of plane polarized light. ये आएगा पर 12th में. Optical isomerism. Compounds having same molecular formula but different geometrical arrangement. Geometry different है. ठीक है. Next is structural isomerism पे आते हैं. इनकी definition करा रहा हूँ, examples एक एक करके आएंगे इस पे. ठीक है. Compounds having same molecular formula but different chain. Compounds having same molecular formula but different carbon chain. Compound having same molecular formula, same carbon chain, but different position of groups. इसमें same chain लिखना जरूरी है. Compounds having same molecular formula, same chain, but different position of groups. Functional isomerism. Compounds having same molecular formula but different functional group. Function को ऐसे लिख दो मैथ्स वाला. But different functional groups. ठीक है. अच्छा, मेटामेरिज्म. Compounds having same molecular formula, same functional group लिखना जरूरी है, but different position of alkyl chain. Same functional group but different alkyl chains. Alkyl chain differ करती है तो उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म. इन सबको बस डेफिनेशन अभी हमने करी, इन सबकी एग्जांपल्स मैंने कराने अब करेंगे. तो देखो सबके नाम में इजी है, कोई ऐसी डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दीज कॉल्ड? आइसोमर्स. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, वो क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, पोजीशन आइसोमर्स. है ना. डेफिनेशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है. अब इनके एग्जांपल्स देखें. टू टाइप्स ऑफ फिजन, होमोलाइटिक एंड हाइब्रिड. AlCl3 is a इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड है, या भी चलता. ठीक है. अच्छा, NH3 is लुईस बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. चलो नेक्स्ट थर्ड पे चले. नहीं, अभी हम पहले आ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म पे. चेन आइसोमेरिज्म. पहले आप स्ट्रक्चर करवाएं, राइट? हाँ, स्ट्रक्चर. ठीक है. चेन आइसोमेरिज्म. तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे दोबारा ना. क्या है मौलिक इसकी डेफिनेशन? डिफरेंट कार्बन चेन. ठीक है. तो दो की सिर्फ एक चेन होती है, इथेन. दो की सिर्फ एक चेन होती है. ये तीन की भी सिर्फ एक ही चेन होती है.
4 में 2 चेन पॉसिबल। ठीक है, 2 चेन बनाने के लिए तुम याद रखना जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए वो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल ही रहे। कैसी रहे? हॉरिजॉन्टल। तो ये लॉन्गेस्ट चेन तुमने हॉरिजॉन्टल रखी, एक कार्बन चेन को एक को बाहर कर देना है। एक को बाहर करने के लिए तुम साइड पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर तुमने साइड्स पे लगाया तो वो तो सेम बन जाएगा, तो तुम्हें इसको सेंटर में लगाना है। तो कार्बन 4 की कितनी चेन हो सकती है? 2, एक स्ट्रेट चेन और एक 3 की लॉन्ग चेन के बीच में कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ये इसका कॉमन नेम है, नॉर्मल ब्यूटेन। एच पूरे कर सकते हैं। इस पे कितने एच चलते? 3। ठीक है, इस पे कितने एच इशिता? 2। इस पे अर्पित? 2, 3। तो एन ब्यूटेन ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी नहीं, CH3 CH3 और 2 अभी ऊपर ही बैठा है। ठीक है, मैं बताऊं। और इधर कितने एच आएंगे सावल? सिंगल एच। और इधर कितने एच आएंगे मौलिक? 3, है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। इसका आयुर्वेदिक नेम तो कुछ और होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ये वाला। पर इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये कितने कार्बन की चेन थी वरीशा? 4 की कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? 2 स्ट्रेट चेन में। हाँ बोले। आपने लिखा है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ काउंट करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C4H10। क्यों? दोनों एल्केन्स हैं। देखो काउंट कर लो, इधर और इधर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। 5 की बात चले, 5 का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12 CnH2n+2। वो एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, एल्कीन 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 वाली। नहीं, अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, 5 कार्बन पे आते हैं। तो 5 कार्बन चेन स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, 5 की स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब मुझे 5 की दूसरी चेन बनानी है, तो मैं बोल रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी ही रखनी है। अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे ऐसे किया तो फैशन डिजाइनिंग है, मैंने बताया था, और इसका कोई जगह नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या रहनी चाहिए? सीधी। तो 5 की सीधी चेन तो एक ही है, अब 4 की सीधी चेन बनेगी। 4 की सीधी चेन बनाते हैं, तो 1 2 3 4। अब कहां पे कार्बन नहीं लगा सकते? कार्बन साइड पे। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन फिर टेढ़ी हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट चेन टेढ़ी होगी तो फैशन डिजाइनिंग होगी। तो हम कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे लगा सकते हैं। ये या ये कुछ का सेम या डिफरेंट? सेम है, तो हम एक ही बना सकते हैं इसके अंदर ऐसे। और अब 3 की चेन पे आते हैं मन्नत। तो कितने कार्बन लगाने हैं और कहाँ लगाऊं? बीच में दोनों लगा दूं? क्योंकि 3 हुए ना, 2 और चाहिए। दोनों लगा दूं? क्योंकि अगर साइड पे लगाया तो ये हो जाएगा। लेकिन पेरेंट चेन तो फिर लॉन्गेस्ट तो कहाँ खराब है? लॉन्गेस्ट तो है 1 2 3, वो भी 3 है, वो भी 3 है, तो सिमेट्रिक है। पर लॉन्गेस्ट तो हॉरिजॉन्टल है ना। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ? इसे बोलते हैं एन पेंटेन। इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, इसे एच एच पूरे करो इसके। जल्दी करें, एच एच पूरे करो और तीनों के फॉर्मूला बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 CnH2n+2। H पूरे करो सबके। चलो नेक्स्ट पे चले। तो H सबके अंदर आए होंगे, इसको बोलते हैं आइसोमर ऑफ पेंटीन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे आइसोपेंटीन। क्या बोलेंगे? और ये क्या हुआ?
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम आएंगे पोजीशन आइसोमर्स। एक सेकंड, ये देखो, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए देखिए, वो देख वो सुन लेगा। आप खुद खुद के चलो अवियल सबको भेज देगा। आप खुद खुद के बताओ एल्केन एल्कीन और एल्काइन आगे। का सामान्य सूत्र कह दो ना प्लस टू कह दो ना माइनस कह दो ना तो कह दो ना प्लस टू तो CH को कह दो ना प्लस टू या सिर्फ एन रख देना कह दो ना माइनस टू यहाँ पे है तो इसमें देखना ऐसे पढ़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पढ़ो, पर यहाँ नहीं। ठीक है, अच्छा तो कह दो ना मतलब वो कह रहा है CH कह दो ना +2। ठीक है, और बस N लगा देना। तो वो कह रहे कह दो ना CnH2n एल्कीन और कह दो ना -2। एनीवे उसी को क्रेडिट दिया है, मेरी कोई नहीं है। वैसे तुम्हें ये सबको याद ही होगा 10th का, CnH2n+2 CnH2n CnH2n -2। अच्छा, अब हमारे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अर्णव जाग गया? नहीं? शांभवी, चिराग, आवाज आ रही है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ग्रुप। तो चेन सेम होनी चाहिए। मेन पॉइंट है कि चेन क्या हो, सेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 की चेन है और ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल या 2 ऑल, 2 ऑल, और ब्यूटेन 1 ऑल। ये एक दूसरे के क्या है, चेन या पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप। तो इसका नाम क्या है, ब्यूट एन 2 ऑल, और इसका है ब्यूट एन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 2 ऑल आर 1 2 3 4 ऑप्शन में चेन या पोजीशन? अच्छा ठीक है। दिस एंड दिस, ये 3 and 4 पोजीशन और चेन, ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। पोजीशन आइसोमर या चेन आइसोमर? दोनों ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन या चेन? पोजीशन। तो तुमने बोला 1 and 2 आर पोजीशन, 2 and 3 आर पोजीशन आइसोमर, राइट? व्हाट अबाउट 1 and 3? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, चेन डिफरेंट होगी, तो दे आर चेन आइसोमर। और 1 and 2, ओहो ये 2 नहीं है ना, ये थर्ड होना था और ये 4 होना था। एनीवेज ये हो गया थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, 1 and 2 and 3 and 4 आर पोजीशन, और 1 और नीचे वाला कोई 4, तो ये भी चेन। 2 and ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या है, चेन आइसोमर, क्योंकि उनकी चेन डिफरेंट है। ठीक है, तो 1 and 4 ले लो, 2 and 3 ले लो, और 2 and 4 ले लो, ये सारे क्या हैं,
चेन आइसोमर्स। तो डिफरेंस समझ आया, पोजीशन और चेन में बनाना भी था ये सब। समर्थ बना ली? ये कहाँ है कि चेन कौन सा है, पोजीशन कौन सा है, ये ऐसे कर लेगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाले का नाम क्या होगा? फोर्थ वाले का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल और कॉमन नेम है टर्जीब्यूटाइल अल्कोहल। अभी इनको मैं कॉमन नेम्स भी बताता हूँ। ये मिटा दूँ? आइसो ये नहीं है, आइसो है ये से थर्ड वाला। अच्छा नेक्स्ट करें। तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया, नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये थर्ड पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। किसका ये? स्ट्रक्चरल का चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हैं? 3। वन इज, 3 पेयर्स हैं। पहला है एल्डिहाइड एंड कीटोन का पेयर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 3 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? प्रोपेनल, अल माने CHO लगाना है। CHO हमेशा कॉर्नर्स पे लगता है मुस्कान, तो कॉर्नर पे लगा देते हैं CHO, बाकी H ही तो पूरे करने। CH3 CH2, सावल कोई डाउट? प्रोपेनल बनाना आता है, प्रोपेनॉन बनाना आता है मौलिक। प्रॉप माने 3, एन माने सिंगल बॉन्ड, ओन का फंक्शन ग्रुप आर एन। अब सी डबल बॉन्ड हो, इधर लगा दूं, चलेगा? चलेगा पक्का? बीच में चलेगा। ये कहाँ पे चलेगा? बीच में, क्योंकि साइड में वो एल्डिहाइड ही बन जाते हैं। देखो ये और ये, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, क्या आएगा अर्पित? C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O। पर दोनों हैं क्या? अलग कंपाउंड्स, अलग फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। क्लियर है अविरल? क्लियर है अनिकेत? चलो नेक्स्ट पे चलें। अच्छा अगर मैं बोलूं ड्रॉ स्ट्रक्चर, ड्रॉ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ब्यूटेनल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बताओ। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ब्यूटेनल का क्या होगा? ब्यूटेनॉन। वेरी गुड। ब्यूटेनॉन एक ही होते हैं और भी होते हैं? एक ही होता है ब्यूटेनॉन या और भी होते हैं? ब्यूटेन 1 ऑन 2 ऑन 3 ऑन कितने होते हैं? एक ही होता है ब्यूटेन 2 ऑन। नहीं हो सकते, ठीक है, इधर से 2 हो जाएगा, उधर से 2 हो जाएगा। तो ब्यूटेनल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है? ब्यूटेनॉन। तो बहुत क्वेश्चन आएंगे आइसोमर के 1 मार्कर में। ब्यूटेनॉन का आइसोमर क्या है? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का क्या है? ब्यूटेनॉन। एल्डिहाइड को कीटोन बना देना है, कीटोन का एल्डिहाइड बना देना है। क्लियर? नेक्स्ट पेयर पे चले। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, यह है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का ईथर बनाना है। तो देखो ROH अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या होता है? ROH। और ईथर क्या होता है? ROR। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन की चेन के बीच में O डालना है हमें। ठीक है, तो कितने कार्बन थे यहाँ पर सहज इथेनॉल में? 2 कार्बन थे। 2 कार्बन के बीच में हम O डालना है बस। तो 2 कार्बन ले लेते हैं, एक कार्बन, मौलिक ध्यान देना, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या डाल देना है? O डाल दिया। अच्छा अब इधर क्या करना है? CH3, इधर क्या करना है? ये बन गया हमारा ईथर। ईथर बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। RN ईथर कैसे बनाना है?
जितने भी कार्बन चेन है उनके बीच में O डाल देना, ठीक है, तोड़कर। तो इसका नाम है मिथॉक्सी। एक साइड OCH3 हुआ मिथॉक्सी, एक साइड मिथेन, तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी मिथेन। ये 3 कार्बन है तो 2 और हाँ अभी दिखाता हूँ 3 में तो अगर मैं तुम्हें दे दूं प्रोपेनॉल का आइसोमर बनाओ तो बना पाएंगे? प्रोपेनॉल ये है, तो अब ट्राई करो, कौन ट्राई करेगा? अंश ट्राई करेगा है? कहीं पे भी डाल दे, कोई भी बॉन्ड तोड़ दे 3 में से, तो क्या होगा? 3 है ना, 3 में तोड़ दे। सर लेकिन फिर 2 स्ट्रक्चर एक ही तो बनेगा। चलो मैं बनाता हूँ। 3 कार्बन है ना, वो डालने के कितने तरीके हैं? एक ही तो है, इधर डाल दो या उधर डाल दो, बात तो एक ही बनेगी। इधर मिथॉक्सीथेन, उधर से मिथॉक्सीथेन, तो क्या बना? CH3 CH2 CH3। छोटे वाला एल्कोक्सी, बड़े वाला एल्केन, छोटे वाला मिथॉक्सी, बड़ा वाला इथेन, तो इसका नाम क्या हुआ? मिथॉक्सी इथेन। तो इथेन प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है? प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है? मिथॉक्सी इथेन। प्रोप माने 3, मिथ और इथ मिला के 3, तो बस हमारे टोटल कार्बन सेम होने चाहिए, बाकी तो ईथर का एल्कोक्सी एल्कीन बन जाता। बोलो क्या दिक्कत है? कोई डाउट है तो मैं दोबारा करा। क्लियर है? हाँ। तो ब्यूटेनॉल का मिथॉक्सी ब्यूटेन अब ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल के बहुत सारे बन सकते हैं, हाँ उनमें से एक वो होगा। अगर सपोज मैं बोलूं ब्यूटेनॉल का, ठीक है चलो करते हैं क्वेश्चन। ब्यूटेनॉल का एक मुझे बना के दिखाओ इसका पोजीशन, एक इसका बना के दिखाओ चेन आइसोमर, एक इसका बना के दिखाओ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ब्यूटेनॉल का तीनों चीजें देनी है, ब्यूटेनॉल का पोजीशन, चेन और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना के दिखाना है। मिथॉक्सीथेन, यस। पोजीशन ब्यूटेन 1 ऑल का क्या होगा? एक ही होगा ना, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल की जगह पोजीशन चेंज करनी है, चेन सेम रखनी है, तो यही बन सकता है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अब चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट करना है? कार्बन बीच का चेन डिफरेंट करनी है, वो तो फंक्शन ग्रुप में है। अच्छा कार्बन, हाँ ठीक है, तो चेन डिफर करनी है। तो 4 की डिफरेंट चेन कौन सी होती है? 3 की चेन में सेंटर में तो कोई भी OH लगा दो, या तो इधर OH लगा दो या इधर लगा दो, दोनों सेम। कोई बात नहीं, इस पे भी लगा सकते हो, उस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। चेन डिफरेंट हो गई, यस। अच्छा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे बनेगा इसका? CH3, 4 कार्बन है तो 4 को या तो 2-2 में तोड़ दो या फिर 1 और 3 में तोड़ दो, या तो इथॉक्सी इथेन बना दो या मिथॉक्सी प्रोपेन, दोनों सही है। इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन। और एक और बनेगा वैसे, कोई और किसी ने बनाया? और क्या बन सकता है इसका? 3 की कार्बन की चेन में एक सेंटर पे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये भी बन सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर 3 बन सकते थे, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 2 3 बन सकते हैं। समझ आया है? पक्का है? क्वेश्चंस करेंगे अभी, मिटा दो ये। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के 2 पेयर हुए, एक हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का, दूसरा हुआ अल्कोहल और ईथर का।
ये 2 पेयर हुए, है ना। वैसे एक और थर्ड पेयर भी है, एसिड और एस्टर, ऐसे बहुत सारे पेयर है, पर 2 ही याद रखो भी, ठीक है। बढ़े आगे। फोर्थ तो बहुत ही इजी है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में देखो, जो तुमने अभी बनाया था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल चेन। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, एल्काइल चेन डिफर होनी चाहिए अक्रॉस फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये और ये जो भी हमने 3 बनाए, इन तीनों में डिफरेंस क्या, तीनों ईथर है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप ईथर के हैं, बस इनके अंदर एल्काइल चेन का डिफरेंस है, इधर 3 की चेन, इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 3 और इधर 1। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये मेटामर्स है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर। मेटामर माने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल चेन। चेन का डिफरेंस हो रहा है बस, इधर 3 इधर 1, इधर 2 इधर 1। तो क्लियर है पॉइंट। पर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर चेंज होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप बीच में होना चाहिए, वो उसमें कार्बन चेन में होता था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी बीच में होना चाहिए, और इधर फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस 2 साइड्स वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये पहला पेयर था, ये बनाना है ईथर का, बनाओ जल्दी से। ईथर में मेटामेरिज्म, इसका नाम क्या है आदित्य? मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका क्या नाम है इशिता? एथॉक्सी, मुस्कान? 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। क्लियर है? ये ईथर मेटामेरिज्म में फर्स्ट पार्ट समझ आया। सेकंड पे चले, कीटोन तुम बनाओगे नेक्स्ट मेटामर। एच पूरे करो सबके, ये नहीं आया। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के आसपास चेन का डिफरेंस होता है, 1 और 3 और 2 और 2। फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ईथर की दोनों साइड पे चेन डिफर हो जाती है, तो बहुत इजी है मेटामेरिज्म। हाँ जरूरी नहीं है कि दोनों साइड पे इक्वल नंबर। हाँ जरूरी नहीं है, बस टोटल कार्बन सेम होनी चाहिए, ठीक है। मिटा दे। तो व्हाट इज द मेटामर, गिव हाउ मेनी मेटामर्स ऑफ, अगर मैं बोलूं हाउ मेनी मेटामर्स ऑफ हेक्सेन 2-on आर देयर, हाउ मेनी मेटामर ऑफ हेक्सेन 2-on आर देयर। हेक्सेन 2-on के कितने मेटामर होंगे? हेक्सेन 2-on बनाओ पहले। हेक्स कितने कार्बन? 2 पे ओन। हेक्सेन 2-on के मेटामर बताओ कितने हैं? हेक्सेन 2-on और हेक्सेन 3-on ये मेटामर हुए क्या नहीं हुए? अच्छा, और कुछ बन सकता था क्या? मुझे लग रहा है क्या ब्रांच में आ सकता था? सर आपने 2-1 लिखा है, 2-on का मेटामर हेक्सेन 3-on, 1 2 3 4 ऊपर ऊपर यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी डिफरेंस है, और भी बन सकते हैं, ये इधर भी जा सकता है, ये सर उसको उस पे लगा दो, 1 2 3 4 5 इधर लगा दूं, ये बन सकता है, वो शिफ्ट कर दो। और भी बन सकता है, 4 की चेन में भी बन सकता है। साइड में भी यही बनेंगे सारे मेटामर। और बनेगा ओ से नहीं हो सकता ना, उसका फंक्शन पूरा। 5 की चेन में और कौन सा? सर वो थर्ड वाला है, उसको इधर कर दो, ये वाला, वो को राइट पे शिफ्ट कर दो। हाँ
ज्यादा ही बन गए। इतना टफ नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पर समझो बात को। कीटोन की दो साइड्स हैं, उनकी दो साइड्स पर अगर मैं एल्काइल चेन को डिफर कर दूं तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर। क्या कहलाएंगे? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, हमारे पास हो गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का है? मेन 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप्स, चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा एल्कीन में, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th में, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऑप्टिकल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिस ट्रांस हमने हाइड्रोकार्बन में किया है, तो वहां पे कोई ऐसे बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, वो हमने जब हाइड्रोकार्बन रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। अभी हम कितने, 4th पार्ट। फर्स्ट हमने किया था बॉन्ड फिजन्स, सेकेंड हमने किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, थर्ड हमने किया था आइसोमेरिज्म। तो 4th मेन टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। पहले तो इलेक्ट्रॉन, तो आगे हम एक गेम खिलाएंगे, उस गेम के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। वो गेम के रूल्स हैं कि तुम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शिफ्ट कर सकते हो। आइदर इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म, बॉन्ड कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड क्या बना सकता है? तो ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? ऐसे। आइदर बॉन्ड कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। सेकेंड मूवमेंट हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दे, इलेक्ट्रॉन क्या बना दे? बॉन्ड। तो सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज पॉसिबल इज कि इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म अ बॉन्ड। और थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज बॉन्ड टू बॉन्ड। तो एक बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर से अपने पड़ोसी बॉन्ड पे ही शिफ्ट होगा, तो इट कुड फॉर्म लाइक दिस। तो ये 3 गेम के रूल्स हैं, जो आगे 4 गेम्स हम खिलाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, उन सब में ये रूल लगेगा। ये रूल क्या है? या तो तुम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हो बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो, या बॉन्ड टू बॉन्ड। इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर इसको हम यूज करते हैं आगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स आर देयर? 3, ठीक है। बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू बॉन्ड। तो अब शुरू करते हैं 5th पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो देखा जाए तो जीओसी 2 घंटे में आराम से हो सकता है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो तुम्हें बस इसको बार बार करना होता है, रिवाइज करना होता है, क्वेश्चंस देखने होते हैं। चलो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। जो नहीं हो सकता वो मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, उसमें महीना लगेगा, और अभी तुम्हारे पास करीब 1 महीना ही बचा है, तो वो डेली करना है। एल्केन्स 5 रिएक्शन दिन में उठे, 5 रिएक्शन आज का टारगेट बनाना है, रात तक वो 5 पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 रिएक्शंस, खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए 5 रिएक्शंस याद करते हैं, ठीक है। यहाँ जाता, वहां जाना, तो हर जगह वो 5 रिएक्शंस बोलनी है, रात तक याद हो जाएंगी, ठीक है। तभी होंगी याद, क्योंकि 50 रिएक्शंस इतनी जल्दी नहीं होंगी याद। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन के इधर उधर हो जाने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं। उनमें से पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन है, किसी को याद किया किसी ने जीओसी के टेस्ट के लिए? इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, क्या बात है, मतलब पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट। पढ़ के बताया? अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड पे पोल्स आ जाना उसके पड़ोसी सिग्मा बॉन्ड को देखते हुए। जैसे दोस्त ने नया फोन लिया तो तुम घर पे जिद करना शुरू हो जाते हो कि भाई हमें भी नया फोन चाहिए, नया फोन चाहिए। तो ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। पड़ोसी की जिंदगी में जो हो रहा है
उससे तुम्हारी जिंदगी में जब असर पड़ने लगे तो दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पड़ोसी ने लिया फोन, उसके जेब में पैसा था नहीं, ये आईफोन है क्लोरीन, क्योंकि ये बहुत महंगा है, सारा पैसा इसको लेने में लग जाता है। तो ये जिंदगी की एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये सपोज 1 लाख का था, कितने का था? 1 लाख का, यानी इसने इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लिया। तो इस केस में इसके पास तो इतना पैसा था नहीं, इसके पास जितना था वो इसमें लग गया, और ये इसी वजह से पैसे कम हो गए। इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गए? कम। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, पैसे कम हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके पास है 0.8 लाख रुपीज से, तो इसने 80,000, मतलब 80,000 इसने दे दी। और इसके पास 80,000 थे, पर इसने फोन तो 1 लाख का खरीदा, तो इसको किसी और से लेना पड़ेगा। तो ये किससे लेगा? अपने पड़ोसी से। ये जब अपने पड़ोसी से लेगा तो इस केस में पड़ोसी भी थोड़ा गरीब हो जाएगा। पड़ोसी के पास देने के लिए पूरे 20,000 नहीं थे, तो उसने इसको दिया सपोज 0.15 लाख, 0.15 लाख, यानी 15,000। ठीक है, तो इसने दिए। अब इसके पास भी पूरे नहीं थे, तो इसने किससे लिया होगा? अपने पड़ोसी से। तो इस पे भी लोन आएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसने कितना दिया? 0.05, यानी 5,000 इसने दिए। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस। और इससे भी मांगा गया था, पर इसने मना कर दिया। इसने बोला ये मेरे दोस्त के दोस्त आईफोन ले रहा है, मैं क्यों दूं पैसे, है ना? तो इसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, नहीं 4 डेल्टा बस नहीं, 3 तक होता है, एनसीईआरटी में पढ़ो। दिस इफेक्ट इज रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड बाद ये बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए हम उसे नहीं बनाते। तो ये कैसा था? पैसा खींचने वाला ग्रुप लगाया इसमें, या पैसा देने वाला ग्रुप लगाया? खींचने वाला। तो ये जो इफेक्ट हमने बनाया, दिस इज माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लाइक कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये दिखा सकते हैं? लाइक ClF, NO2 एटसेट्रा, CN। ये ग्रुप जो है, FON, फोन, याद है ना? जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज फोन जिनमें होता है वो ज्यादातर माइनस आई इफेक्ट दिखाते। क्लियर है पॉइंट? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोटेड? अच्छा, मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम तो आती है जब इनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अच्छा, एक और इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट हमने समझा था लंच माफिया से। ठीक है, तो लंच माफिया याद है? कुछ बच्चे स्कूल में लंच खाते हैं और कुछ बच्चे लंच खिलाते हैं। तो पॉइंट इज दिस, लंच, चलो इसको अभी मिटा दो ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल C और H में से कौन कमजोर लगता है तुम्हें? जो लंच खाता नहीं है और बस मम्मी बोलती है कि लंच खत्म नहीं है तो वो खिला के आता है, वो कौन है? H। लंच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लंच क्या है? जैसे पहले इलेक्ट्रॉन पैसा था पिछले वाले केस में, यहाँ पे लंच इलेक्ट्रॉन। तो ये H सारा लंच किसको दे देता है? C को। ये वाला H भी किसको देगा? C को। ये वाला H भी किसको देगा? C। क्योंकि C थोड़ा सा H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे के सारे लंच किसके पास आ गया? इसके पास। ऐसे ही ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ऐसे ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, यस और नो? इन तीनों का लंच इसके पास, इन तीनों का लंच इसके पास। तो लंच माफिया कौन है? जो इनसे खरीदेगा, जो अलग अलग सेक्शन A, B, C से लंच मंगवा रहा है, वो कौन है? ये वो है लंच माफिया, है ना? और ये इंसान पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि जो भी माफिया होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये लंच माफिया के बाद सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। यहां तक क्लियर है? तो अब ये वो है जो जानता है मेरा दोस्त कौन है, ये वो वाला बच्चा है। तो ये इसको थोड़ा लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उसका दोस्त है, मिलेगा। तो थोड़ा सा लंच इसे देगा। ये बोलेगा कि मेरे पास मेरे दोस्त का दोस्त कौन है, इसके पास भी थोड़ा सा लंच जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। क्या जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, लंच की जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं, बाकी सब सेम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर है जो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी थोड़ी पुश हो गई है सेकेंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन। इसको मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा? नहीं, चाहे बोलता रहे कि मेरा दोस्त कौन है, मेरे दोस्त का दोस्त कौन है, पर उसे नहीं देंगे क्योंकि ये इफेक्ट कितने बॉन्ड्स तक जाएगा? 3। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड तक ये इफेक्ट जाएगा, राइट। तो लंच डोनेटिंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होता है ये इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से कौन सा? EDG, लाइक ये बड़ा सिंपल है, इन्हें याद करना। सिर्फ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे ग्रुप्स ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। CH2, CH3 ये ग्रुप्स जिन पे एल्काइल ग्रुप लगाओ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये है +I इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है? NH3 नहीं, N इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो खींच भी सकता है, तो इस वजह से -I इफेक्ट। तो एल्काइल ग्रुप्स दिखाते हैं +I इफेक्ट, ठीक है, याद रहेंगे। रेजोनेंस में वो देता है पर इंडक्टिव में नहीं देता। नेक्स्ट पे चले। इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी टफ है, लिख लो। इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी टफ है। बढ़े आगे। थोड़ा पीछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं? मेन टाइप्स 2। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स में था? मेटामेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डैश, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल चेन्स, तो वो मेटामेरिज्म याद रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी या इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अरे CN- इज अ न्यूक्लियोफाइल। CN- माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर positive charge seeking species. Heterolysis takes place in conditions other than HNu, peroxide, heat, light. इन कंडीशन को छोड़ दें तो हेट्रोलाइसिस होता है, और इन कंडीशंस को लें तो कौन सा लाइसिस? What are the products of homolysis? Free radicals are the product of homolysis. फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर के कितने पेयर्स मैंने तुम्हें बताए? एक पहला क्या था? एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। मेटामर के कितने टाइप्स बताए मैंने? एक ईथर और दूसरा कीटोन, ठीक है, क्लियर है यहाँ पीछे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, पोलराइजेशन ऑफ अ ड्यू टू एडजेसेंट सिग्मा। फिर से बोलो, सारे बोलोगे एक साथ। पोलराइजेशन ऑफ अ EDG shows +I या -I? -I is shown by groups like क्लोरीन, फ्लोरीन, CN, ठीक है, दिमाग में बैठेगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, बिना देखे लिखना है घर जाके सारा कुछ, एक बार देख लेना फिर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एप्लीकेशंस। तुझे जाना है? कितने बजे जाना है? अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट की 2 एप्लीकेशंस। एक, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बताने के काम आता है। ज्यादा पैसा अच्छा, कम पैसा अच्छा या मीडियम पैसा अच्छा? यानी चार्ज पॉजिटिव अच्छा, नेगेटिव अच्छा, या कोई चार्ज अच्छा नहीं है? कोई चार्ज अच्छा नहीं है, ना पैसा कम ना पैसा ज्यादा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्या होना चाहिए इंसान को? न्यूट्रल। क्या होना चाहिए? ये याद रखेंगे। तो आयंस वैसे खुद ही अनस्टेबल होती है क्योंकि उन पे या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। उनको स्टेबलाइज किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से या डिस्टेबलाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ विच इज मोस्ट स्टेबल, CH3 CH2 O माइनस, CH3 CHF O माइनस और CH3 CH2O माइनस, which is most stable and why?
फर्स्ट और थर्ड सेम है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया। CH3 CH2 CH2O माइनस, कौन सा मोस्ट स्टेबल एंड वाई? तो देखो नेगेटिव चार्ज अच्छा है या बुरा? चार्जेस आर बैड, चार्जेस आर बैड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमें देखना है कि पहले तीनों चीजों में सेम क्या चीज है। सेम ग्रुप को हटा देते हैं। 2 कार्बन और एक O इशिता सेम है ना? ये 2 कार्बन और एक O सेम है। ये 2 कार्बन नहीं, ये 2 कार्बन और O सेम है। तो बाकी चीजों में क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है और यहाँ पे? अब पहले ये आइडेंटिफाई करो, ये प्लस आई है या माइनस आई है? F खींचने वाला या देने वाला? खींचने वाला। खींचने वाला माइनस आए, माइनस आया नहीं खुद माइनस होगा या प्लस? खुद माइनस होते हैं ग्रुप्स। माइनस आया माने खुद माइनस हो जाएगा। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस पे क्या आएगा? पार्शियल। इसके पड़ोसी पे डबल पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, ये पॉजिटिव ने नेगेटिव को बढ़ाया या कम किया? तो स्टेबल किया या अनस्टेबल? स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बुरा था और पॉजिटिव आने पे वो स्टेबलाइज हो गया। क्या हो गया? तो ये स्टेबलाइज हुआ या ये डिस्टेबलाइज? तो अनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई या डिस्टेबलाइज्ड? आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हैं उन पे अगर हम नेगेटिव ग्रुप लगा दे तो वो उसको स्टेबल कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। And ions are stabilized by minus I effect। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये कैसा है? लंच माफिया या ये फोन है जो खरीदा था? लंच माफिया। इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला चीजों को पॉजिटिव करता है नेगेटिव। नेक्स्ट इस पे क्या आएगा? डबल पार्शियल नेगेटिव। इस पे ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव ने नेगेटिव को बढ़ा दिया, मतलब प्लस साइन ने इसको बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? तो अनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई या डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई? आर डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। ये वाली बात सबको क्लियर है? अभी याद रहता है, पेपर में आता है तब भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना ऑर्गेनिक घर पे तो हो गई नहीं। जब खोलोगे तो अगर अच्छे से लिखो, समझाओ अपने आप को, जैसे हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, नोट्स अच्छे बनाओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तो पढ़ते ही समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर मुझे अरेंज करना होता तो ये A, ये B, ये C, तो विच इज मोस्ट स्टेबल एंड विच इज लीस्ट स्टेबल? लीस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। लीस्ट बताओ। उसके बाद फिर, क्योंकि डिस्टेबलाइज वाला कम सबसे कम, फिर जिसपे कुछ नहीं है वो, और जिसपे माइनस आया वो। क्लियर है? नेक्स्ट एक बार कटायन की स्टेबिलिटी भी देख लें। अच्छा बताए, विच इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई? थर्ड वाला। क्यों? पहले कॉमन चीज देख लेते हैं। प्लस आई से, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेगा अगर कुछ पूछे तो? अच्छा देखो, ये देखो कॉमन चीज दिख रही है। कॉमन चीज है 2 कार्बन और एक पॉजिटिव, ये तीनों में कॉमन है। बाकी इसमें एक एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। एल्काइल ग्रुप दिखाते क्या? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। ठीक है, तो प्लस आई वाला ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इसके ऊपर बढ़ाएगा और ये भी इसके ऊपर बढ़ाएगा। यस और नो? पॉइंट इज दिस, कौन सा वाला? ये दोनों अलग अलग पार्शियल नेगेटिव आया, ये डबल पार्शियल नेगेटिव नहीं, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी ये क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो किसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम हो रहा है? A, B या C में? C में सबसे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देकर उस पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं? कम। पॉजिटिव को कम कर रहे हैं तो स्टेबलाइज हो रहा है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मुस्कान?
ठीक है ऋषिता, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लंच डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव को कम कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस या डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकटायन, स्टेबलाइजेस द कटायन। क्यों? अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई, तो इसका आंसर अपने वर्ड्स में ये लिखेंगे, बिकॉज इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हर एक्सप्लेनेशन देने में, रीजनिंग देने में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड घुसाना है। लंच डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस पे बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस द कटायन, सो इसीलिए सी मोस्ट स्टेबल है। सी क्या है? और ए सबसे कम, ए बी सी इस ऑर्डर में। क्लियर है इफेक्ट? सोना नहीं निश्चित, थोड़ी देर और। चलो नेक्स्ट पे चले। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज आवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन किसी को याद है? इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एडजॉइनिंग एटम to one of the adjoining atoms of a multiple bond. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाना किसी एक एटम पर, जब ऑन डिमांड, एक और आगे कंटिन्यू होगा, ऑन डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, ऑन डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ऑन डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, बढ़े आगे, इसको देखें क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड है, मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर सपोज इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे मत जाना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो वर्ड से लगता है नेगेटिव, पर वो होगा क्या? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? कुशिका बताओ, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देखो पॉइंट इज दिस, सिंगल बॉन्ड इज अ नेसेसिटी, जैसे घर सबकी नेसेसिटी है, पर ये जो डबल बॉन्ड है ये लग्जरी है, मतलब ये तो एक्स्ट्रा चीज है। तो क्या चीज पहले टूटेगी? सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड ही टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड जो है वो सबकी जरूरत है, क्योंकि उन्हें बॉन्ड तो बनाना ही है, एक बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए। पर पाई बॉन्ड तो एक एडवांटेज है, एक ऑप्शन है जो इनके पास है। तो पाई बॉन्ड सबसे जल्दी टूटते हैं, सिंगल बॉन्ड जल्दी नहीं टूटते। तो पाई बॉन्ड किसी भी एक पे शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे बोला, हमने बोला इलेक्ट्रॉन मूवमेंट याद है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक साइड पे शिफ्ट कर दो, एक साइड नेगेटिव बन जाएगी और दूसरी साइड क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो इसको अगर हम इसके आगे सोचे तो क्या होगा? यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव आ गया और इस साइड पे, अगर ये सपोज सिमेट्रिक था ना, तो मैंने कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर सपोज यहाँ पे एक O होता, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होते? O की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। तो इधर देखें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा दक्ष बताओ? नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे? नेगेटिव पे। और ये जुड़ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सी, ये पॉजिटिव रह जाएगा, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे और ये जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इफेक्ट है, क्योंकि आने वाले ग्रुप पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये है प्लस सी इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? प्लस ई इफेक्ट।
जल्दी जल्दी करें। तो माइनस ई इफेक्ट तुम खुद कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, तुम कंप्लीट करना है। न्यूक्लियोफाइल ने आना है अब और बस कंप्लीट करना है। वो पॉजिटिव साइड दे रहा है। हाँ, सर ये हेटेरोमेली टूटा है, होमोमेली नहीं टूटा। होमोलाइसिस टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हीट और H2। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अगर होता तो ये होमोलाइसिस से टूटता। अच्छा, ऐसे ही इधर शिफ्ट कर दो या इधर शिफ्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी। मैंने फिर से इधर ही शिफ्ट कर दिया, न्यूक्लियोफाइल आया अब बस। तो माइनस ई इफेक्ट बना के दिखाओ, पहले एक साइड शिफ्ट करो और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, कंप्लीट कर दो जल्दी से। एक साइड पे शिफ्ट हुआ, सी पे नेगेटिव आ गया, एक सी पॉजिटिव हो गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, एक नेगेटिव छूट जाएगा यहाँ पे चार्ज और इधर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस ई इफेक्ट। ये टेम्परेरी है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता था। ये न्यूक्लियोफाइल NU, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पे कहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल ये रहा, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा था तो अटैक करेगा। ओहो, इलेक्ट्रोफाइल्स कभी भी, अच्छा ये एरो गलत हो गया। ऑर्गेनिक में एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल वाला एरो है वो ऑपोजिट होना चाहिए हमेशा। ऑर्गेनिक में एरो कैसे बनाना है, अगर बनाना भी है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नंबर कट जाते हैं नहीं तो। ठीक है, ये मिटा दूं, नेक्स्ट इफेक्ट पे चलें। रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखें, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, polarity induced in a molecule due to interaction of, हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ नीचे आ रहा। polarity induced in a molecule due to interaction of pi bonds and lone pairs। मतलब क्या की रिपल्शन है? इसकी तीन कंडीशन है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर हो सकता है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या MTP ऑर्बिटल भी हो सकता है। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इतना ही लिख लो, चलो। द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर और MTP ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है ये समझा रहा हूं, देखो। पॉइंट इज दिस, जब पाई बॉन्ड लोन पेयर के आसपास आता है या पाई बॉन्ड MTP ऑर्बिटल के आसपास आता है, MTP ऑर्बिटल होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो MTP ऑर्बिटल को सिग्निफाई करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पॉइंट इज दिस, ये कंडीशंस हो गई हमारी। कंडीशन क्या हो गई, रेजोनेंस देखने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए होगा और उसकी रेसिपी है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये तुम्हारे रफ के लिए, दिमाग में रखने के लिए, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद अ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये सारे कंसेप्ट जो तुम आज पढ़ रहे हो 12th में भी काम आएंगे, तो ये सब चीजें दिमाग में बिठा के रखनी। तो पॉइंट इज दिस, जब ये तीन चीजें फॉलो होती हैं, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर आता है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। केमिकल बॉन्डिंग में था। हाँ, उस टाइम उसकी डेफिनेशन कुछ और थी। When a single Lewis structure cannot explain structure of a molecule, so we take canonical forms and the hybrid represents the exact molecule। वो था जो इनऑर्गेनिक में भी हो सकता था। अभी हम रेजोनेंस देख रहे हैं, वही रेजोनेंस है ये, पर उसको हम ऑर्गेनिक में क्या उसका मतलब है, उसको कैसे देखा जाएगा ऑर्गेनिक में, रेजोनेंस इफेक्ट को देख रहे हैं हम, रेजोनेंस को नहीं देख रहे सिर्फ। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जब फॉलो होंगी तो रेजोनेंस होगा। ये वाली बात क्लियर है। एक रेजोनेंस मैं करके दिखाता हूँ, एक तुम करना। ठीक है, नोट करो। एक रेजोनेंस ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये है प्रोप इनल, प्रोप टू इनल। ये अल है CHO, और ये प्रोप है 3 कार्बन, और 1 नंबर ये होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है 2, प्रोप टू इनल है ना। समझ आया? दिखा नहीं दिखा? अच्छा इधर देखो, प्रोप टू इनल जो है इसके अंदर हमें क्या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस दिखाई दे रही है मौलिक? नहीं दिख रही? कौन सी कंडीशन लग रही है? कौन सी कंडीशन दिख रही है इन तीनों में से? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट दिख रहा है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट दिख गया। तो अच्छा, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है इलेक्ट्रोमेरिक में जैसे करते थे, तो किधर शिफ्ट होगा? ओ की तरफ या नीचे? ओ की तरफ। ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना फोन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसके पास जो पैसे कम हो। अच्छा, एक बॉन्ड जिधर शिफ्ट हो दूसरा भी उधर ही शिफ्ट करना है, जिधर एक बॉन्ड शिफ्ट हो उसी साइड दूसरा शिफ्ट करना है, तो दूसरा किधर शिफ्ट होता है? इधर। ठीक है, हाँ। तो इनके बीच में रेजोनेंस बनाते हैं। तो रेजोनेंस कैसे बनेगी? CH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव। CH क्या हो गया? डबल बॉन्ड। CO क्या हो गया? नेगेटिव। और H, तो देखो फॉर्मल चार्जेस आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। फॉर्मल चार्जेस चैप्टर 4 में भी देखा था। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिला के 0 आया। पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी क्या है? न्यूट्रल ही है। डबल बॉन्ड आपने जो शिफ्ट किया है, हाँ, इसमें ऊपर नहीं आ जाएगा CH के? इसके नहीं, इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें ये रूल्स याद रखने में, जब डबल बॉन्ड का रूल होता है तो उसमें यह है कि डबल बॉन्ड इसने O ले लिया, तो अब ये क्या हो गया? इसके पास पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ऊपर, तो ये साइड वाले से खींचता है। तो इसके अंदर प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड वाला रूल लगाया हमने। कौन सा लगाया? ऊपर बनाया बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या लगाया? बॉन्ड टू बॉन्ड। 3 रूल्स थे ना हमारी गेम के, उनमें से ये वाला रूल दोनों लगे। हाँ बोलो। हाँ जाओ। वो जो एंड वाला है, हाँ वो भी तो फिर वीक हो गया। हाँ, वीक तो हो गया, पर ये वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आया और ये वापस चला गया, तो वापस इसी नॉर्मल हो जाएगा। करेक्ट। तो शेयरिंग इज केयरिंग। पॉइंट इज दिस कि अगर जितनी बार चार्ज डीलोकलाइज होगा, जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। वो वे सारा करके वापस से चला। हाँ, वापस आएगा उस पर। रेजोनेंस ऐसी तो होता है, डबल साइड एरोस। हमने उसमें भी किया था, ओजोन का चैप्टर 4 में किया था। एक साइड डबल, एक साइड सिंगल, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे वाला। हाँ, वो भी रेजोनेंस इफेक्ट होता है, वो उसी पे आएंगे इसके बाद। तो एक और रेजोनेंस तुम करके दिखाओगे? इसका करके दिखाओ, चलो कोशिश करो। पहली बार में नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, पहला बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्ड टू बॉन्ड जाएगा। आगे करके बनाने के लिए दिया था टाइम, बन गए? रेजोनेंस बना? तो इक्विलिब्रियम में था ना? चलो मुझे अपना काम शुरू करना है। कौन सा काम? एक मिनट। तुम एक को किसी भी इलेक्ट्रॉन इधर इसको शिफ्ट करो, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बॉन्ड टू बॉन्ड, जैसे पहले किया था। सही।
अच्छा देखो, एक बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड टू बॉन्ड, तो अभी इसको बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन बना दिया और दूसरा बॉन्ड टू बॉन्ड, तो क्या बना, CH2 नेगेटिव हो गया। अच्छा यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव हो गया ये वाला। ठीक है, बन गया, समझ आया? हाँ, दो ही बनेंगे क्योंकि एक ही कंडीशन है ना, अगर और कंडीशंस होती तो और बनता। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब ये रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन में कैसे होता है? बेंजीन में मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे ये कंपाउंड है फिनॉल, ये कंपाउंड क्या है? फिनॉल। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पूरी रिंग में ये रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो होती है उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? जैसे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, OH पे दो लोन पेयर होते हैं, एक रेजोनेंस में आ सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, पूरी रिंग पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी देखो, ये बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो दो एरोज बोलने हैं, दो बनाने हैं और वो नेक्स्ट स्टेप में पूरे होंगे। पहला एरो क्या है? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का, और दूसरा एरो क्या है? बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का। दो एरोज बनाओगे तो एरो से ही काम होगा। पहला एरो बनाया, उसको नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करो। देखो क्या चेंज नहीं हुआ था, ध्यान दो, ये गलतियां बहुत होती है इसमें। ये चेंज नहीं हुआ था, जो चीजें चेंज नहीं हुआ एज इट इज बनाओ। ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, और OH ने इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाला पॉजिटिव। अच्छा, और डबल बॉन्ड इधर आ गया और इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे, इस कार्बन पे पॉइंट कर रहा है ये वाला एरो। ये किस पे पॉइंट करेगा? पॉइंट टू बॉन्ड। पॉइंट किस में करेगा? मिडल में। और ये वाला पॉइंट करेगा टू द कार्बन। ये किस पे पॉइंट करेगा? देखो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड वाला एरो पॉइंट करेगा बॉन्ड के मिडल पे। किस पे पॉइंट करेगा? मिडल पे। और बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट करेगा कार्बन। याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव आया। अच्छा, अब शुरू करना है। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कहां दिख रहा है पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन? ऑर्थो पोजीशन पे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन पे मिल दिख रहा है। ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, मिडल में पॉइंट करो। फिर बॉन्ड, नेक्स्ट बॉन्ड, दोनों एरो सेम पॉइंट करेंगे, सेम डायरेक्शन पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से। अब जो पीछे चेंज नहीं हुआ पहले उस पर ध्यान देंगे। क्या क्या चेंज नहीं हुआ? ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ नहीं, इस पे कोई एरो नहीं था ना, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज फिर कहां पे आया? चेंज आया इधर से इधर, तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, और इधर बॉन्ड से क्या आ गया? नेगेटिव। अब एरो बनाना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। एरो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन से आगे, तुम पूरा करो। पहले एरो बनाओ और नेक्स्ट स्टेप पे चलो एरो कंप्लीट करते हुए। इन सब पे पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन से पहले बॉन्ड दिया हाँ, तो पहले H बना, ये गायब क्यों कर दिया? और यहाँ पे ये बॉन्ड से यहाँ पे एरो नहीं बनाया तूने, एरो बना। पहला एरो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, दूसरा एरो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, और ये सारे एक साथ चलेंगे सीरीज में। नहीं तो यहाँ से यहाँ नहीं बना सकता, इसके आगे बना। यहाँ एरो डबल एरोज देते हुए, ऐसे नहीं, वैसे देख, बोथ साइड पॉइंटिंग एरोज। अरे ये ओ गायब क्यों कर दिया बॉन्ड? हाँ ठीक है, पॉजिटिव ओ पे पॉजिटिव। अरे ये क्या कर रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, इसकी दे चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, ये इधर आ चुका है, तो इसको इधर बना। ये चीज़ चेंज नहीं हुई। अब एरो बना, इलेक्ट्रॉन से इधर से लेके यहाँ, फिर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन।
फिर हमने ये वाले बॉन्ड से पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए, फिर यहाँ पे बॉन्ड बना। सर बन गया। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का एरो बॉन्ड के बीच से चुनाव, यहाँ से शुरू, हाँ, और इस पे पॉइंट करो। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। जो चीज़ चेंज नहीं हुई पहले वो बना, ये चीज़ चेंज नहीं हुई, या एज इट इज बना। सर हो गया। नेगेटिव कहाँ से आ गई, डॉट्स कहाँ से आ गई, और क्या चेंज नहीं हुआ? पहले जो चेंज नहीं हुआ वो बता, जिस पे एरो नहीं है। बना। अब जो चेंज हुआ उसको बना। ये इससे ये क्या बना, और ये क्या बना? वेरी गुड। अब माइनस यहाँ पे आएगा। अब एरो बना। एरो कैसे बनेगा पहले मुझे बता दे। बॉन्ड के यहाँ से, हाँ, बीच से लेकर वहाँ तक। नहीं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड के बीच में। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड के बीच में। यस, बॉन्ड से, बॉन्ड के बीच से शुरू करेगा। हाँ जहाँ तक जाएगा। हाँ। अब जो चीज़ चेंज नहीं हुई पहले वो बना। नेक्स्ट स्टेप इधर से। माइनस तो आएगा ना? क्यों वापस से लगे ना, प्लस पे माइनस। आगे से मैंने बोला क्या? बना ही नहीं बना। वो कैसे लगाया? पेन है, ये कैसे एरो है? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड से, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पे पॉइंट करेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, दूसरा एरो बनाया ही नहीं। ये वही कॉपी करने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, ये कैसे बना लिया तूने सब कुछ बिना देखे, मतलब बिना एरोज के कैसे बना लिया? इधर से फिर तो याद कर लिया बस। गलत है। रुको एक सेकंड, एक बार मैं बना रहा हूँ फिर चेक करता हूँ। तो देखो पहले ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड के बीच में एरो आएगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पे एरो आएगा, कार्बन के पॉइंट पे। ये बनाया, एरोज ऐसे थे या ऐसे थे? ऐसे थे। हाँ, जो किया है उसको ध्यान दो। अरे जो चीज चेंज नहीं हुई, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ नहीं, तो जो चीज चेंज नहीं हुई उस पर ध्यान दो। प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो पहली बार कर रहे हैं ये उसके लिए मुश्किल है। पर देखो यहाँ पे OH पॉजिटिव और ये बॉन्ड चेंज नहीं हुआ, इधर पे बॉन्ड आ गया। इलेक्ट्रॉन से क्या बनाया, बॉन्ड से क्या बनाया, बोलो यहां तक क्लियर? फिर एरो वो देखो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये नया बॉन्ड आया, ये टूट गया और O पे H वापस आ गया, डॉट। तो ये हमारा फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार और बना के दिखाओगे, दूसरे किसी और का, ये वाला लास्ट वाला, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए तो ये प्लस माइनस जीरो हो गया, और इधर बॉन्ड आ गया तो इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट खुद करोगे, एरोज पॉइंट सही करने चाहिए और चार्जेस सही होने चाहिए, पीछे वाला कॉपी सेम होना चाहिए। अच्छा इसको देखें, NH2 N के ऊपर लोन पेयर होता है, सिमिलर वे में शुरू होगा। पहले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, फिर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शुरू करते हुए आए। चलो एक घर पे प्रैक्टिस करना, हमें कंप्लीट करना है, टॉपिक बनाना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन छूट जाएगा। अच्छा इसमें तो वैसे ही हुआ है बिल्कुल सेम, ये एनिलीन है, ये क्या है,
पता कैसे चलेगा किसमें क्या होने वाला है? देखो अगर ए आगे वाला एटम बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, जैसे फिनॉल में भी था, यस और नो, फिनॉल में ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी था, तो इस केस में ये जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ए और बी जो एटम्स दो लगे हैं उनमें से बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में ए कौन सा है? एन, और बी कौन सा है? ओ। ये इस केस में ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी ज्यादा हो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? ओ खींचेगा एन से और एन को खींचना पड़ेगा बेंजीन से। तो ये दूसरा इफेक्ट है। ये वाला इफेक्ट कौन सा था? प्लस आर। इसको प्लस एम भी बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब जो बनाने जा रहा हूं वो है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में क्या है देखो, डबल बॉन्ड इधर आ गया, एन ओ पे माइनस, इसके अंदर जो एरो बनेंगे वो बॉन्ड टू बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? बॉन्ड टू बॉन्ड। अब देखो पहला एरो बनेगा बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड टू बॉन्ड, और दूसरा एरो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टू बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बिल्कुल सेम एक ही एरो बनेगा। अब आगे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट स्टेप में दो एरोस बनेंगे, बॉन्ड टू बॉन्ड। एरो कैसे बनेगा? बॉन्ड टू बॉन्ड। ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो इसके इसमें डबल बॉन्ड एन ओ माइनस, यहाँ पे सिंगल, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर चला गया, और पॉजिटिव किधर आ जाएगा? क्योंकि इसमें इसका तो कुछ नहीं गया, इसका बॉन्ड बस इधर से इधर हो गया, तो इसका तो कुछ नहीं गया, बस ये पॉजिटिव चार्ज इधर की जगह इधर आ गया, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस केस को रेजोनेंस पूरा करो इसका जल्दी से। इसमें एरो कैसे बनना है? बॉन्ड टू बॉन्ड बनाओ ऐसे। तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव किधर आ जाएगा? ऊपर। जल्दी से बनाओ, दोबारा समझाऊं? देखो ये जिसमें ओ यहाँ पे ए और बी में से बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींचने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, इसको नीचे से डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम ऐसा है, देखो ऐसा, देखो डबल बॉन्ड ओ ने खींचा और डबल बॉन्ड आगे आ जाता था। इसी तरीके से हाँ, इसमें डबल बॉन्ड इधर खींचा और बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर नेक्स्ट बॉन्ड टू बॉन्ड, फिर नेक्स्ट बॉन्ड टू बॉन्ड। इसमें एरो जो बनेगा वो बनेगा बॉन्ड टू बॉन्ड। ठीक है, और सेम तुम देखो, एक बार हम इधर से आ गए, बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि किधर जाना है एरो, ये एक बार इधर से आ गए, फिर इधर से आ गए, फिर इधर से आ गए, अब किधर से आएगा? नीचे से ऊपर, नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये पूरा करो जो लास्ट स्टेप में नहीं था, ये एज इट इज, ये एज इट इज, डबल बॉन्ड एन ओ माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? फिर एरो कैसे जाएगा? बॉन्ड टू बॉन्ड। फाइनली इसमें लास्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप में दो एरोस है, वो जो इलेक्ट्रॉन पहले ओ के ऊपर गया था वो वापस आ जाएगा, और वापस आके बना लिया मन्नत इशिता। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या है? डबल बॉन्ड, कंप्लीट करें। तो ये जो इफेक्ट है इसे बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। ग्रुप पे जो चार्ज आता है उसके हिसाब से ये डिवाइडेड। ग्रुप पे कौन सा चार्ज आया है इस केस में? माइनस आर। और फिनॉल वाले केस में ग्रुप पे क्या चार्ज था? प्लस। तो ये वो प्लस आर इफेक्ट था, और ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, आइडेंटिफाई करके बताओ, प्लस आर या माइनस आर? COOH। कैसे पता चला? ए और बी में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आर। क्लियर है? लास्ट इफेक्ट पे आते हैं, हाइपरकॉन्जुगेशन, फोर्थ। हाँ, क्या कह रहा है? ये माइनस आर क्यों होगा ये पूछ रहा है?
अच्छा ये वाला अभी किसी से नोट कर लियो, कंप्लीट करना है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखे, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड, delocalization of sigma CH bond when attached to an unsaturated system, to an unsaturated system, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो या फिर और पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोकटाइन के साथ अटैच्ड हो। हम कह रहे CH बॉन्ड अपनी जगह छोड़ देता है, CH बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है, और तुम लोकलाइज होते हो तो तुम एक जगह पे स्थिर हो जाते हो, और डीलोकलाइज माने स्थिर नहीं हो रहे, तुम इधर उधर जा रहे हो। तो CH बॉन्ड इधर उधर चला जाएगा जब वो किससे अटैच्ड हो, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड माने या तो मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज। ये वाली बात क्लियर है? तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कार्बोकटाइन्स की एग्जांपल है। तो पहले ये देखो, CH बॉन्ड को हमें लगाना है, CH बॉन्ड है और इसको लगा दिया हमने किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, ये कार्बन ने पैसा खोया है या इसके पैसा ज्यादा है? ये कार्बन इस पे पॉजिटिव है, खोया है। अगर इसके ज्यादा तो ये नेगेटिव होता। इलेक्ट्रॉन पैसा क्या है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम? कम है, तो इसका लोन इसके ऊपर ज्यादा है। और इस कार्बन का कोई भाई है यहाँ? ये भाई है इसका, चलो सपोज इस पे 2H और लगे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इस कार्बन का भाई कौन है? ये। तो क्या कहता है कि अपने भाई का लोन कम करने के लिए वो कहीं और से पैसे का इंतजाम करता है, तो ये CH बॉन्ड को तोड़वा देता है। ये वाला C अपना H के साथ दोस्ती तोड़कर, अपनी पार्टनरशिप तोड़कर पैसे ले आता है। ये पैसे लाके इसके साथ शेयरिंग में ले आता है। तो क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि उसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो मिल गया, पर इलेक्ट्रॉन किसका गायब हो गया? H का, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक H का था जो कि चला गया। अब इस H पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जैसे C का पॉजिटिव चार्ज करने के लिए C ने इंतजाम किया था, इस H का कोई भाई है? तो ये भी इसका भाई है, ये भी इसका भाई है। तो ये क्या बोलेगा कि मैं इंतजाम करता हूं पैसे का, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और इसको दे देगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट एरो क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? H पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे C, यहाँ पे H और डबल बॉन्ड। अभी एक और भाई है इनका, ये वाला। ये क्या करेगा? ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा और 3 केसेस बनेंगे ना, 4 स्ट्रक्चर टोटल बने, राइट। तो ये वाले केस को वापस यहीं आ जाएगा, ऐसे घूम के, लेके नहीं आना। पॉइंट इज दिस, कितने स्ट्रक्चर्स बने? 4। कितने स्ट्रक्चर्स बने? कैसे पता चलेगा कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? जिसपे देखो डबल बॉन्ड से शुरुआत कर, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू करते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज जिसपे है, मैं तो उसे अल्फा बोलता हूँ, कुछ टीचर्स उसे अल्फा नहीं मानते, वो इसको अल्फा मानते हैं। तो अल्फा का पड़ोसी बीटा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा, जिसपे ग्रुप है वो अल्फा, तो अल्फा का पड़ोसी बीटा। बीटा CH बॉन्ड कितने थे? बीटा पे CH बॉन्ड कितने हैं? 3 और एक और +1, उतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 3 बीटा CH बॉन्ड्स हैं +1, कितने स्ट्रक्चर्स बने? 4। तो जितनी बार बीटा CH बॉन्ड जाएगा उतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन सब से हो क्या रहा है? इन सब से देखो, पहले लोन एक पे, फैमिली में एक ही ऊपर सारा लोन हो, या फिर सारे बोलेंगे 1 महीना मैं दे दूंगा, दूसरे महीने मैं दे दूंगा, ऐसे स्टेबिलिटी कौन सी होगी? किस फैमिली में होगी? इसमें डिवाइडेड हो, है ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक पे रहे या सब पे चला जाए, H पे भी C पे भी। तो शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, स्ट्रक्चर 4 बने, 1 2 3 4। बीटा CH बॉन्ड 3 थे, 3 + 1 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जितने क्योंकि एक वो शुरुआती स्ट्रक्चर भी होगा ना, 3 तो वो होंगे जो। तो पॉइंट इज दिस, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उतनी स्टेबिलिटी। एक और करके देखें,
बस इसमें ये देख के बताओ मुझे कि ये इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बने, इसमें कितने बने स्ट्रक्चर्स? अभी हमने इसी का बनाया, इसके कितने बने? 4। अच्छा, इसमें कितने बनेंगे ये बताओ, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 7 क्योंकि अल्फा वो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और बीटा CH कितने हैं? 6। इधर ये भी बीटा और ये भी अल्फा का पड़ोसी बीटा, तो 6 बीटा CH बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर्स एक एक्स्ट्रा 7। अच्छा, इसके अंदर कितने होंगे? CH3 CH3 CH3, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 10 क्योंकि बीटा CH बॉन्ड कितने? 1 3 3 6 3 9, 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, जिसमें भी जितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं टर्जरी, जिसके 3 बीटा, अल्फा को छोड़कर कितने बीटा है यहाँ पे? तो वो टर्जरी होता है। वो क्या होता है? टर्जरी कार्बोकैटायन। ये कैसा कार्बोकैटायन और ये कैसा? तो विच इज मोर स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी? ड्यू टू टर्जरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ग्रेटर द स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज दी स्टेबिलिटी। और दूसरी बात ध्यान दो, ये लंच माफिया वाली बात याद करते हैं। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था ये भाईचारा, इसके भाई ने चार्ज लेके आया था, इसने भाई ने इसकी हेल्प करी थी, तो ये भाईचारे वाला इफेक्ट है ना। अच्छा, तुम्हें याद है ये CH3 लंच माफिया होता है या नहीं? लंच देने वाला होता है या नहीं? तो लंच देने वाला ग्रुप पॉजिटिव को बढ़ाएगा या कम करेगा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा या डिस्टेबलाइज होगा? इस केस में स्टेबलाइज होगा। तो हाइपर टर्जरी मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस साई इफेक्ट। वो तुमने देखा था, कार्बोकैटायन प्लस साई इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है। तो 2 रीजन आने चाहिए जब क्वेश्चन आएगा विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि इसके 10 स्ट्रक्चर्स हैं तो ज्यादा स्टेबल, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम, और पॉजिटिव चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक और चीज देख लो, लास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में भी होता है। अनसैचुरेटेड सिस्टम में कैसे होता है ये देख लो बस। ये देखो, ये क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड सिस्टम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? तो मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, देखो जो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है उन्हें अल्फा मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं? अल्फा के पड़ोसी बीटा CH बॉन्ड कितने हैं? कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वो बनाने का शुरुआती स्टेप बस मुश्किल है, बाकी सब आसान है। हाँ बोलो। बीच में जो CH है वो अल्फा है, दोनों ही अल्फा है क्योंकि दोनों मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा तो इसको क्या करना? बीटा CH बॉन्ड से बॉन्ड को दूर ले जाना। दूर किधर गया? इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला अभी हमने देखा था भाई, इसका एक बार पॉजिटिव आने से पहले इसका भाई अरेंजमेंट किससे कर लेगा? H से। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर H, इधर C, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव, इस पे क्या? H। अच्छा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए थे। ये पॉजिटिव होने ही वाला था कि इसके भाई ने H से पैसे ले आया। ठीक है, और ये पॉजिटिव नहीं हुआ, और पॉजिटिव कौन हो गया? ये H। अब इसके भाई इसकी हेल्प करेंगे, तो ये और ये। हाँ, CH2 पे चला जाएगा। CH2 पे चला गया बॉन्ड, H प्लस CH2 माइनस H प्लस, ये वाला H प्लस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में H प्लस CH2 माइनस पे नहीं जाता। ये इसकी सबके इसके ऑक्टेट पूरा है, ये कैसे गेन करेगा? इसके अंदर देखना, 2 बॉन्ड इधर, 1 इधर, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो पॉइंट इज दिस, इसके कितने स्ट्रक्चर्स और बनेंगे? 2। तो मल्टीपल बॉन्ड में थोड़ा सा बस ध्यान देना, बीटा CH बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, बाकी चीजें बिल्कुल सेम हो जाएंगी जैसे हमारी थी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, ये 4 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइसोमेरिज्म, हेटेरोलाइसिस, होमोलाइसिस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मैंने एक टॉपिक जो छोड़ा है जो कि वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सिंपल सा है कि स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक वाला, उसके अलावा सारा कुछ कराया मैंने। अब क्वेश्चंस करने हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना जीओसी की, और जल्दी मैं उसके डाउट्स ले लेता हूँ 1-2 क्लासेस में। तो जीओसी सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को बोलते हैं, और रिएजेंट जो ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अभी करता है, आ जा।